मैंने जल्दी जल्दी अपनी पगड़ी उतारी, खूब मजबूती के साथ उसके पैरों से मिलाकर अपने आप को बांध लिया और उकाब के उड़ने का इंतजार करने लगा। सारी रात गुजरने के बाद जब सुबह हुई तो यूं लगा जैसे उकाब अब उड़ने वाला है। यही तरकीब काम आ गई। मैं उड़ने लगा, मैं तो हवा में उड़ने लगा। ये तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। यहां से जमीन कितनी छोटी नजर आ रही है और वो जजीरा तो नजरों से गायब ही हो गया। पानी पानी है, मगर ये क्या? मैदान छोड़कर पहाड़ों की तरफ कहां चल पड़ा ये? अरे ये तो किसी वादी में उतरना चाह रहा है। मुझे पहले ही कूद जाना चाहिए, कहीं इसके पैरों के नीचे आकर दब ही न जाऊं। मगर उकाब जमीन पर उतरने के बजाय एक बहुत बड़े सांप को अपनी चोंच में दबाकर दोबारा उड़ गया और नजरों से गायब हो गया। और आप यहां भी तन्हा रह गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मालूम हुआ कि वादी तो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है और यहां से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने जब अपने पैरों के पास बिखरे हुए छोटे बड़े पत्थरों को देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। या अल्लाह, इतने सारे हीरे और एक एक हीरा मेरी मुट्ठी से भी बड़ा। मैं इनको बेचकर तो बगदाद शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मगर मैं इस वादी से निकलूंगा कैसे? सांप नहीं, बल्कि वो तो अजगरे थे और इतने बड़े कि अगर चाहे तो हाथी को भी निकल जाए। मैं पहले तो एक तरफ अटके, फिर मैं वहां से भागा और बड़ी मुश्किल के बाद एक गार तलाश करके उसमें रात गुजारने का फैसला किया। अजगरे देखकर मैं इतना डर चुका था कि मैंने सारी रात गार के अंदर बैठकर गुजारी। सुबह हुई तो मैं गार से बाहर निकला। क्या देखता हूं कि सारे सांप और अजगरे एक एक करके आसपास के गारों में छुपे जा रहे हैं। पता नहीं वो सूरज की रोशनी से छुप रहे थे या उकाब से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे। मैं सारी रात का जागा हुआ था, थक भी गया था। ठंडी हवा जो लगी तो खुले आसमान के नीचे चादर तान कर आराम से सो गया। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं घबरा कर उठ बैठा। चीजों के गिरने की आवाजें बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ों की तरफ से वादी में गिर रहे हैं। बड़ी बड़ी चीलें उनकी तरफ लपकती हैं और गोश्त के टुकड़ों को अपने पंजों में दबाए पहाड़ी की तरफ उड़ जाती है। अब जो मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ असल में ये चीलें सिर्फ गोश्त नहीं उठा रही हैं, बल्कि इसके साथ चिपके हुए हीरे उठाकर पहाड़ी पर पहुंचा रही हैं। ये कहीं वही वादी तो नहीं जिसके बारे में मैंने सुन रखा था कि दूर दूर से सौदागर आकर इसी तरह गोश्त फेंक फेंक कर चीलों के जरिए कीमती हीरे हासिल करते हैं। वादी से निकलने और हीरे हासिल करने की तरकीब मेरे जहन में आ चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी बहुत सारे हीरे चुनकर अपनी जेब में डाल लिए। फिर मैंने गिरे हुए गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े उठाए, उनको अपनी पीठ पर कस कर बांध लिया और जमीन की तरफ मुंह करके लेट गया, बिल्कुल खामोशी के साथ, सांस रोककर। और फिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। एक बड़ी सी चील आई, मेरी पीठ पर बंधे हुए गोश्त को एक झपट्टा मारकर उठा ले गई और काफी देर तक हवा में उड़ते रहने के बाद उसने मुझे अपने घोंसले में गिरा दिया। घोंसले में पहुंचते ही चील के बच्चों ने गोश्त पर हमला करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे चंद आदमियों की आवाजें आई और मैं समझ गया कि ये जरूर वही सौदागर हैं जो अब घोंसले से हीरे उठाने आए हैं। शोर सुनकर चील घोंसले से उड़ गई। सौदागरों का शोर मेरे करीब आता गया। ये क्या? ये तो आदमी है। करीब चलकर देखो। पता नहीं बेहोश है या मर गया। नहीं भाई, मरा नहीं, मैं जिंदा हूं।
भूत भूत मगर मगर तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए? सब बता दूंगा, पहले मुझे नीचे तो उतरने दीजिए। मैंने उनको अपनी सारी कहानी सुनाई। मेरे पास जो हीरे थे वो हमने आपस में बांट लिए और मैं उनके साथ उनके शहर चला गया। चंद दिनों आराम करने के बाद मैंने सौदागर दोस्तों से एक बादबानी जहाज लिया और बगदाद वापस आ गया। और इस तरह आपका दूसरा सफर खत्म हो गया। हाँ भाई, हिंद बात, उन हीरों को बेचकर मैं और भी अमीर हो गया और इसके बाद गरीबों की मदद करना मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। बड़े मजे की कहानी है हुजूर। रात काफी हो गई है, इजाजत दीजिए सरकार, सुबह उठकर मजदूरी पर भी जाना है। अच्छी बात है। लो, ये चंद शर्तियां रख लो। कल शाम को जरूर आना, मैं अपने तीसरे सफर के बारे में तुम्हें बताऊंगा। हुजूर, ये अशरफियां ना दीजिए, इस तरह तो मेरी आदत खराब हो जाएगी। रख लो, जिद न करो, आदत खराब ना होने देना और कल जरूर आना। अच्छा हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।